आज हम उस सवाल के साथ खड़े हैं जिसे अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कहीं धरती तप रही है जैसे हमारी लापरवाही का हिसाब मांग रही हो, कहीं पानी सब कुछ निगल ले रहा है, घर, खेत, जिंदगियां, और चुपचाप नहीं, सीधे हमारी आंखों में झांक रहा है। धरती कराह रही, आसमां रो रहा, हम कहाँ चले थे, क्या अब हो रहा। मैं शालिनी, सरोकार की श्रृंखला में कहीं तपती धरती, कहीं जल सैलाब, आखिर प्रकृति का संदेश क्या है, इस सवाल के साथ सरोकारों की पैरवी करते हुए जब अपने देश के लोगों से सवाल पूछने के लिए बढ़ती हूँ, तब जो सामने आता है वो महज एक वानगी है। और देखिए ये क्या है, ये प्रकृति का प्रतिकार है, उसकी आहत स्थिति के जिम्मेवार हम ही हैं। और ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए। सोशल मीडिया में झंडा लहराने और हरियाली दिखाने और स्टेटस लगाने से नहीं होने वाला। आपदाएं आएंगी, प्रलय भी हो सकता, और ये चेतावनी है। अगर हम संभल जाएं, सतर्क हो जाएं तो बेहतर है। अगर हम विकास की रफ्तार को बढ़ाते बढ़ाते प्रकृति की अंधाधुंध दोहन को जारी रखेंगे, उसके साथ खिलवाड़ करते रहेंगे, तो शायद एक दिन ऐसा भी आएगा कि विकास दिखाई देगा, लेकिन जीव का अस्तित्व नजर नहीं आएगा। कि हम लोग धर्म के प्रति जितना आस्था और संवेदनशील है, उतना प्रकृति धर्म के प्रति नहीं है। अगर विश्व का, मानव का, पशु पक्षियों का कल्याण चाहते हैं तो प्रकृति धर्म के प्रति संवेदनशील होना होगा। लोगों ने पहाड़ को काट के इतनी सारी फैक्ट्रियां वहां लगा दी है, सीमेंट फैक्ट्री, कि वहां का पूरा ही वायुमंडल, पूरा वातावरण ही बदल के रख दिया है। तो इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि प्रकृति का जो सही मायने में उनका जो नेचर है उसको संरक्षित किया जाए, ताकि प्रकृति इंसान को सुरक्षित रख सके। आज मेरी आवाज में एक ही सवाल की गूंज है सबसे, कि आखिर क्यों हम अपनी धरती को इस हाल में लाए। हमने देश के अलग अलग राज्यों से लोगों से बात की ताकि ये समझ सकें कि प्रकृति जब क्रूर होती है तो तबाही का मंजर हर तरफ होता है, और उस पीड़ा की चीत्कार सुनने वाला कोई नहीं होता सिवाय इस धरती के जो शमशान बन चुकी होती है। दोस्तों, ये कोरी लफाजी नहीं, ये चेतावनी है, ये दस्तक है, ये आवाज़ हमें अंदर तक कुरेद रही है। सूरज की आँच से झुलसी धरती, पानी के बिना सूखी हर कृति, पेड़ों की चीख सुनाई दे रही, क्या यही है इंसानी प्रगति। अपना नाम बताएं आप हमें। मैं आत्माराम पाटिल हूँ दीदी। महाराष्ट्र में बुल्ढाना जिला है, हमारा गांव है। बुल्ढाना जिला महाराष्ट्र से है, और आप एक किसान हैं। आपके पीछे से जानवरों की आवाज भी आ रही है, पशुपालन भी आप काम में जुड़े हैं, तो कपास निकाल रहे हैं, तो बिल्कुल साफ करने के लिए बकरी मेंढी सब आए हैं खेत में। जी, तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि प्रकृति में जो बदलाव महसूस हो रहे हैं, क्या आप महसूस कर पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से। क्या बदलाव महसूस करते हैं आप? 40 साल के पहले की बात बोल रहा है मैं आपको जी, क्योंकि मेरी उम्र आज 65 साल की है। पहले बरसात इतनी होती थी दीदी की बिल्कुल खेत में बोने के लिए जब बारिश आती थी तो 4-4 दिन बिल्कुल काम बंद रखना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम में क्या था कि घने जंगल थे, पेड़ भी बहुत थे, और बारिश का मौसम भी बहुत अच्छा था। और आजकल दीदी ऐसा हो गया कि इतनी बड़ी बस्ती हो गई कि जहाँ के पेड़ लगे थे के लिए उन्होंने कुछ भी, बिल्कुल दूर दृष्टिकोण से कुछ भी नहीं देखा कि आगे आने वाली पीढ़ी के इसके परिणाम भुगतना पड़ेगा। बारिश बिल्कुल टाइम पर नहीं होती है, तो किसान लोगों का बहुत नुकसान हो गया है दीदी। कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, हर एक आदमी ने कभी 2 भी पेड़ लगाए, तो मुझे लगता है कि पहले जो दिन है वो आने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल कुमार है दीदी, नजीबोबाद से है दीदी। कपिल, क्या करते हो आप? हम खेती बाड़ी से जुड़े हैं। तो ये मौसम जो बदलता हुआ दिख रहा है, इसका कोई प्रभाव खेती पर भी पड़ता है क्या? मैम, ये बरसात के कारण ज्यादा खेती बाड़ी में वो हो रही है ना नुकसान। ये बारिश पहले इस तरह नहीं होती थी? पहले इस तरह का होती थी, पहले तो समय पे ही बारिश होती थी। इस बार कुछ ज्यादा ही खेती में नुकसान, मतलब कुछ सालों से जानवरों की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान उठा रहे हैं। तो कौन कौन से जानवर हैं जो खेती में नुकसान कर रहे हैं आपको? 2-3 साल से बहुत नुकसान हो रहा है हाथी की वजह से खेती।
जंगलों में रहने वाले हाथी अब खेतों में घूम रहे हैं, तो क्या कारण लगते हैं? जंगलों में से तो वृक्ष अधिक से अधिक कट रहे हैं, तो उन्हें इतना खाने पीने के लिए उधर मिलता नहीं है, तो वो खाने पीने के लिए उधर ढूंढने के लिए आते हैं। जंगलों का कटान एक बड़ी वजह है कि जंगल के जो जानवर हैं वो अब खुले मैदानी क्षेत्रों में आ रहे हैं अपने भोजन की तलाश में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और भी साथियों से जुड़ते हैं। हमारे साथ जगदीश धाकड़ जी भी हैं। तो जगदीश जी, जी मैम, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। तो जगदीश धाकड़ जी, आप रतनाल से हैं और क्या करते हैं पेशे से, तो ये बताएं मुझे सबसे पहले तो। जी मेरा किराने का व्यवसाय है, खेती बाड़ी भी है। खेती बाड़ी भी है, किराने का व्यवसाय है। मौसम में कोई परिवर्तन दिखता है क्या? फेरबदल हुआ है मौसम में काफी। क्या फेरबदल महसूस करते हो? जो बारिश होती है तो उसका टाइम निश्चित नहीं है, जो पहले की तुलना में इस बार देखा जाए तो जल्दी आ जाती है बारिश। अच्छा, ऐसा। तो इसका कोई नुकसान है क्या आपको? बादल होते हैं तो फसलों को नुकसान होता है। बादल होते हैं तो फसलों का नुकसान होता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुपेश कुमार है। रुपेश जी, क्या करते हैं आप? मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। नफा नुकसान की बात आप बहुत अच्छे से समझते हैं। नेचर के प्रति हम क्या निवेश कर रहे हैं, हम क्या योगदान दे रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अभी प्रकृति हमारी बहुत बदलाव की ओर बढ़ रही है, तो इस बारे में आपको क्या लगता है कि हमें नेचर क्या संदेश देना चाहती है? क्या कारण है जो इस तरह की समस्याओं की वजह बन रहे हैं? समस्याएं तो बहुत सारी हैं। हमने प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ की है, तो मैं अपनी कुछ पंक्तियों के साथ इस पर बातें करूंगा, आपसे वो शेयर करता हूँ कि स्वार्थ में डूबे मानव ने की प्रकृति से छेड़छाड़, काट डाले पेड़, कर दिया हरियाली का सर्वनाश, मिट्टी बंजर, नदियां मैली, हवाओं में घुला जहर, विकास की दौड़ में खो बैठा वह अपना असली घर। आपने तो अपनी पंक्तियों में ही सारी बात कह दी रुपेश जी। जी, क्योंकि मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि हम अपनी मानवीय स्वार्थ और दोहन करने के कारण आज जो है प्रकृति का में जो ये संतुलन जो बिगड़ा है, जो आप देख रहे हैं कि कहीं पे अतिवृष्टि और कहीं पे अल्पवृष्टि चीजें हो रही है, बाढ़, सूखा, भूमंडलीय ताप, प्रदूषण जैसे गंभीर दुष्परिणाम जो है बिल्कुल अब सामने आ रहे हैं। ये जो हाथियों वाली प्रकोप जो है हमारे यहाँ भी जबरदस्त तरीके से हो रही है। मैं झारखंड के जिस जिले से आता हूँ वो गिरिडीह, जंगलों को उजाड़ा गया है, ठीक है। हम उस रफ्तार में हम जंगलों को बढ़ा नहीं रहे, हम प्रकृति से लेना सिर्फ जान रहे हैं, हम वापस नहीं कर रहे हैं। और अगर हम वापस नहीं करेंगे तो हम अगली पीढ़ी को क्या दें। दोस्तों, अब हमारे साथ हैं अनूप मिश्रा अपूर्व जी, जो कि अपने लखनऊ से ही है और इस समय पुलिस विभाग में उन्नाव में तैनात है। और इस वक्त इनकी मुहिम बड़ी तेजी से चल रही है हरियाली को लेकर के, पेड़ों को लगाने को लेकर के। तो अनूप जी, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं अपने नई उड़ान में। बहुत बहुत धन्यवाद शाली जी, नई उड़ान में मुझे शामिल करने के लिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम सभी लोग प्रकृति का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और उसी का ये नतीजा है कि कहीं पर तपती धरती है और कहीं पानी का सैलाब आ रहा है। हमें सोचना पड़ेगा, हमें चिंतन करना पड़ेगा कि आखिर ये क्यों, और इस दिशा में हमें अपने सामाजिक सरोकार के जरिए से ऐसे काम करने पड़ेंगे ताकि प्रकृति हमारे अनुकूल रहे और हम प्रकृति के अनुकूल रहें। तो हमने भी इसी मुहिम में स्कूल कॉलेज के बच्चों को जोड़ने के लिए ग्रीन एंड क्लीन यूपी, ग्रीन क्लीन इंडिया और ग्रीन क्लीन उन्नाव, ग्रीन क्लीन लखनऊ, ऐसे बहुत सारे अभियान छेड़ रखे हैं, जिसमें हम खास तौर से बच्चों के बाल मन में ये विचार डाल रहे हैं कि प्रकृति के साथ में हमें मित्रवत रहना है। जहाँ तक रही पानी की, तो हम अपने घरों में वाटर हार्वेस्टिंग लगवाएं और पानी की एक एक बूंद को बचाएं ताकि जल संकट पैदा ना हो। तो ऐसे बहुत सारे पर्यावरणीय सरोकार है जिन्हें हम सभी को करना ही चाहिए। और मेरा अपना मानना है कि जब पर्यावरण संतुलन रहेगा, प्रकृति अनुकूल रहेगी, तभी हमारे जीवन का अस्तित्व है। अंततः ये जो समस्या है ये बहुत ही विकराल रूप धारण करेगी और हमारे पृथ्वी पर जीव का जो अस्तित्व है वही संकट में पड़ जाएगा। अनूप जी, आप एक जागरूक व्यक्तित्व हैं हमारे शहर का, तो लोगों के साथ समस्या कहाँ पे महसूस कर पा रहे हैं? बहुत से लोग जानते हुए भी शायद अनजान बन रहे हैं, जो हमारे आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनने जा रही है। जैसे मैं देखता हूँ कि पेड़ पौधे अगर लगाए भी जा रहे हैं तो उनकी देखभाल नहीं की जा रही है। मेरा मानना है कि हम जिन पौधों को लगाएं उन्हें अपने बच्चों की तरीके से, जैसे छोटे बच्चों की हम लोग परवरिश करते हैं, उससे कहीं अधिक हम ध्यान उन पौधों का भी दें और उनको बड़ा करें। इसी प्रकार से जल की बात हम करें तो पानी की एक एक बूंद बहुत मूल्यवान है, कीमती है, तो हम पानी की बर्बादी को भी रोकें। मेरा मानना है कि इसके लिए हमें सचेत होना होगा।
दोस्तों हमारे साथ जुड़े हैं धर्मेंद्र कुमार जी, जो कि देश भर में घूम घूम कर प्रकृति संरक्षण की बात करते हैं। जाहिर सी बात है कि जो लोग प्रकृति के तांडव को समझ रहे हैं वो लोग सचेत कर रहे हैं। दादा, आप लोग तो नेचर के साथ बड़ा कनेक्टेड हैं, बड़ा जुड़े हुए हैं। प्रकृति जो हमसे कहना चाह रही है वो क्या हो सकता है, क्या बताना चाहते हैं? ये तो है कि पहले हम लोग प्रकृति पर निर्भर थे जी। नदी का जो बहाव था वह सही दिशा में था, लेकिन अब नदी का जो लोग भी छोटे होते जा रहा है। और जहाँ तक कृषि के मामले में है कि फसल पर भी पहले हम लोग प्रकृति पर ही आधारित। अब ये जो नए प्रकार के जो हम खाद, उर्वरक और कीटनाशक के तरफ जो जा रहे हैं, इन तमाम चीजों के चलते खास करके फसल पर भी प्रभाव पड़ रहा है। और पहले वनों की संख्या ज्यादा थी, आज वन कटते कटते 9 से 8% पर पूरे देश के स्तर पर आ गए हैं, जिसके चलते भी एक प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। सामंजस्य होना चाहिए, वह सामंजस्य बिगड़ते जा रहा है, जिसके चलते यह प्रकोप देखने को प्रतिवर्ष मिल रहे हैं। तो जंगल का जो भी जानवर है, हाथी है, शेर है, वह गांव और शहर में आ रहा है। और जहां तक प्रकृति का सामंजस्य है, जिसके चलते नए नए प्रकार के रोगों को जो उत्पत्ति हो रही है, जैसे पिछले 2 वर्ष पहले हम लोग कोरोना झेले हैं। अभी दिल्ली का क्या हाल है पर्यावरण के चलते, वो सबको मालूम है। सबको मिल करके एक सामूहिक प्रयास करनी चाहिए, अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति लौटना होगा, तभी यह संभव है। नहीं तो हम लोग सब पशु पक्षी जीव जंतु आम आवाम इसको इस भयावह से बच नहीं सकते। और क्या कर सकते हैं? फिर जितना भी पर्यटक स्थल है, आज मान लीजिए कि गंगोत्री है, हम तमाम लोग वहाँ घूमने जाते हैं और वहाँ तमाम प्लास्टिक का बोतल, प्लास्टिक का रैपर खा पी के छोड़ देते हैं, जो कि बरसात के दिन में पानी के सहारे सारे नदी में आते। आज नदी का जलस्तर में भी प्लास्टिक की मात्रा पाई जा रही है, उसमें जो जीव जंतु है उसके जीवन पर भी खतरा है। तो सही में हम संवेदनशील नहीं है। जी, मैं रवि शुक्ला असम से हूँ। आप ऐसी जगह से हैं जहां प्रकृति के आवरण में सिमटा हुआ है सब कुछ, तो समय के साथ प्रकृति में बहुत कुछ बदल रहा है। प्रकृति का जो अभी जो फिलहाल जो जहां तहां देखने को मिल रहा है प्रकोप जो है, वातावरण में बदलाव जो दिख रहा है, उसका बहुत ज्यादा असर हमारे यहाँ अभी तो उतना नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा चेंजिंग है, बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं है। हमारे यहाँ भी खासकर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अक्सर हर साल लगभग तबाही होता है बाढ़ का, लेकिन बस नदी के किनारे। क्या लगता है कि ये नदियां जो उग्र हो रही हैं या कहीं पे सूरज की तपिश उग्र हो रही है, तो इसके पीछे जो वजहें हैं उसे हम कैसे संभाल सकते हैं? मेरे समझ से आसान है कि अगर हर इंसान जितना हो सके पेड़ लगाए वातावरण को सुरक्षित करने के लिए, तो काफी हद तक इन चीजों से बचा जा सकता है और प्रकृति को दूषित ना करें। प्लास्टिक का बहुत बड़ा योगदान है ये सब में। ये सबको सही जगह पर सही ढंग से इसको जमा किया जाए, फिर उसको सही ढंग से उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। अक्सर हम देखते हैं जहां राजस्थान में पानी की किल्लत होती थी, लोग किलोमीटर तक लोग दौड़ते थे, पानी नहीं मिलता था, लेकिन अब वहां भी बाढ़ आई है सुनने को मिलता है। सेम वैसे ही मेरे बगल में मेघालय स्टेट है, वो असम के अंदर ही मेघालय है, उस पार असम, इस पार भी असम, बीच में मेघालय। वहां भी यही स्थिति है कि पहले मैं खुद जब उधर से सफर करता था यहाँ से गुवाहाटी जाने के लिए, तो दिन में जब हम लोग क्रॉस करते थे बस से मेघालय को, ठंड से बचने के लिए हम लोग कुछ गर्म कपड़ा ओढ़ना पड़ता। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि वहां पर ठंड के दिन में भी गर्मी का एहसास होता है। लोगों ने पहाड़ को काट के इतनी सारी फैक्ट्रियां वहां लगा दी है, तो इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। जी। और एक बात कहना चाहता हूँ, प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए नई नई तकनीक से नई नई चीजें हमारे लिए उपलब्ध है। सीमेंट के ईंट बनता है, मिट्टी काट के लोग ईंट बनाते हैं, ईंट भट्टा बनता है जिससे पोल्यूशन होता है। लेकिन नई तकनीकी में प्लास्टिक और फाइबर से मिला हुआ ईंट भी बन के आता है, जो हल्का भी है, सस्ता भी है, और जो पहाड़ी इलाकों पर जो लोग रहते हैं उनको कैरी करने के लिए ढो के ले जाने में भी आसान है। जी। तो ये सब चीज का अगर इस्तेमाल किया जाए तो और आसानी से हम प्रकृति को सुरक्षित रख सकते हैं, तभी प्रकृति हमारी सुरक्षा का ख्याल रख सकती है। दोस्तों, हमने सुना
प्रकृति अब हमारी नादानी का हिसाब ले रही है। क्या हम अब भी इंतजार करेंगे? सोचिएगा, जरूर सोचिएगा, क्योंकि प्रकृति अब आक्रोश में है और आक्रोश का वेग ऐसा है जिसे संभालना हमारे लिए आसान नहीं होगा। अगर हमने समय रहते कदम नहीं उठाए तो परिणाम हमारी सोच से भी कहीं अधिक भयंकर होंगे।